कोरोना संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, 31 मई तक इंटरनेशनल हवाई सेवा पर रोक। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने किया बड़ा फैसला। आपको बता दें, बढ़ते संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 31 मई तक इंटरनेशनल हवाई सेवा पर रोक लगा दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने ये अहम कदम उठाया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध शिल्प ग्राम में तैयार हो रहे डीआरडीओ अस्पताल का मुआयना किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी कोविड अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा भी किया। तो वहीं डीआरडीओ द्वारा युद्ध स्तर पर तैयार किए जा रहे 500 बेड के कोविड केयर अस्पताल में 150 वेंटिलेटर बेड उपलब्ध हैं, जो कि पूरे शहर में अब तक की सबसे बड़ी मेडिकल फैसिलिटी होगी। बताते चले कि डीआरडीओ की टीम से चंद दिनों के अंदर ही पूरा अस्पताल तैयार कर लिया है। तो खबर लखनऊ से, जहां एक युवती का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें युवती ने टेंडर पाल्म हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सीएम योगी पर तीखा तंज कसा है। जिसमें युवती अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं होने से लोगों की जिंदगी खत्म होने की बात कर रही है। तो ये पूरा मामला आपको बता दें, लखनऊ से सामने आ रहा है, जहां एक युवती वीडियो में जमकर यूपी सरकार पर तीखे हमले बोल रही है। ये जो पूरा वीडियो है वो लखनऊ के टेंडर पाल्म अस्पताल का है, जहां ऑक्सीजन की कमी को लेकर सीएम योगी पर उन्होंने 4,70,000 रुपए जमा कर चुकी हूँ और इन लोग को पता भी नहीं है कि मेरे पापा का कौन सा टेस्ट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। यहाँ पे आज सुबह से 2 बार ऑक्सीजन पूरा खत्म हो चुका है। ऊपर लोग हैं जिनका ऑक्सीजन सिंगल डिजिट में, मेरे पापा का ऑक्सीजन 6 पे था। यहाँ पे वो हैंड वाले पंप यूज कर रहे हैं, एक दिन का 40,000 लेकर। तो प्लीज टेल पीपल कि जो योगी आदित्यनाथ, जो इन लोगों ने बोला था ना कि जो बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन कम है, उन लोग के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं यहाँ खड़ी हूँ, करके दिखाओ। मेरे पापा ऊपर है, तुम अपने घर में आराम से बैठे हो, आके दिखाओ। अभी हिम्मत हो यहाँ पे अपना मुंह लेके आओ। अगली खबर भी राजधानी लखनऊ से, जहां लखनऊ में कोरोना मृतक के शव को जलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले राल में भी अब घोटाले की खबर सामने आई है। बता दें, सरकार मुफ्त में दाह संस्कार के लिए राल उपलब्ध करवा रही है, लेकिन सरकारी राल के इस्तेमाल करने पर कोरोना संक्रमित मरीजों के शव पूर्ण रूप से नहीं जल पा रही हैं, जिसके कारण परिजनों को अपने पैसों से बाहर से राल मंगवाकर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। कोरोना महामारी में लोगों को इस समय सिर्फ भगवान का ही सहारा है, एक ऊपर वाले भगवान का और दूसरा धरती का भगवान यानी कि डॉक्टर। ऊपर का भगवान चुपचाप बैठा इंसान की लाचारी देख रहा है और धरती का भगवान लोगों की लाचारी देखकर इसलिए रो रहा है कि वो कुछ भी कर नहीं पा रहा है। ऐसी लाचार स्थिति का सामना करते हुए महाराजगंज में सीएमएस उस वक्त फूट फूट कर रो पड़े, जब कुछ लोग अपने परिवार की जान बचाने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए उनके पास आए और इंजेक्शन नहीं मिला। डॉक्टर ने कई जगहों पर फोन भी लगाया, पर जगह ना जवाब मिला और जिससे परेशान होकर सीएमएस फूट फूट कर रोने लग गए। आप हैं सर तो हम लोग हैं, आप जो है सर हम लोग के बल हैं, हिम्मत है सर। सर प्लीज शांत रहिए, प्लीज सर प्लीज, हम लोग आपसे कह रहे सर, आप हम लोग की हिम्मत है और सर आप टूट जाएंगे सर ना, तो हम लोग किसी लायक नहीं रहेंगे। कानपुर के पनकी दादा नगर में ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने का मामला सामने आया है। बता दें, इस हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई और 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सुबह 4 बजे सिलेंडर फिलिंग करने के दौरान यह हादसा हुआ था। घटना के समय गोविंदनगर पुलिस मौजूद थी।
ये मामला आपको बता रहे हैं यूपी के कानपुर से, जहां कानपुर के बनकी दादा नगर में ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की वजह से एक मजदूर की मौत हो गई। 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। सुबह 4 बजे ये हादसा हुआ जब सिलेंडर रिफिलिंग के दौरान अचानक सिलेंडर फट गया। हादसे के समय गोविंद नगर पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। तो इस बीच इस बुलेटिन में एक बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का बड़ा बयान सामने आया है। अस्पताल में एडमिट और ऑक्सीजन के लिए डीएम लखनऊ को किया फोन, लखनऊ सीएमओ को फोन किया लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। लोगों के परिवार उजड़ रहे हैं, चिताओं की कतारें खत्म ही नहीं होती। चुनाव में धड़ाधड़ रैली करने वाले मुख्यमंत्री झूठ परोसने में व्यस्त हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी लखनऊ से, जहां लखनऊ में सीएमओ को फोन किया गया लेकिन फोन नहीं उठाया गया है। चुनाव में धड़ाधड़ रैली करने वाले मुख्यमंत्री झूठ परोसने में व्यस्त हैं। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपी के शाहजहांपुर की, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पंचायत चुनाव के दौरान हो रहे फर्जी वोटिंग करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जहां पुलिस ने इन गिरोह के पास से लैपटॉप, प्रिंटर और नकली आधार कार्ड भी बरामद किया। ये यूपी के शाहजहांपुर की उस गिरोह की तस्वीर दिखा रहे हैं जो पंचायत चुनाव में फर्जी तरीके से वोट करवा रहा था और खुद भी वोट कर रहा था। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए सभी युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इन अभियुक्तों के पास से पुलिस ने लैपटॉप, प्रिंटर और नकली आधार कार्ड भी बरामद किए हैं। पुलिस द्वारा एक फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का खुलासा क्या है, कैसे ये सफलता मिली है, कितने लोग गिरफ्तार है? रोजा थाना क्षेत्र में एक सूचना आ रही थी कि फर्जी वोट डलाने के लिए फर्जी आधार कार्ड आईडी बनाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से फर्जी वोटिंग कराई जाएगी। इस सूचना का डेवलप किया था और रोजा पुलिस ने इसमें महत्वपूर्ण सफलता पाई। उन्होंने ग्राम सरई में किशन पाल के मकान पर छापा डाला तो वहाँ से 2 लैपटॉप और एक प्रिंटर बरामद हुए और 15 आधार कार्ड फर्जी बने हुए बरामद हुए। इसमें 6 अभियुक्त मौके पर थे, इनकी गिरफ्तारी की गई है। अभियोग पंजीकृत करके इनको जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो अम्बेडकर नगर में दवा ले जा रहे सपा नेता समेत सड़क हादसे में घटनास्थल पर 2 लोगों की मौत हो गई। पूरा मामला अम्बेडकर नगर जिले के देवरिया बाजार का है, जहां 2 लोगों की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पूरा मामला आपको बता रही है, जहां सपा नेता की सड़क हादसे में मौत हो गई और इस दौरान 2 लोगों की भी मौत हुई है। बता दें थाना राजे सुल्तानपुर क्षेत्र के तेंदुआ खाला सपा नेता संजय राजभर दवा लेने के लिए वाहन से जा रहे थे, लेकिन तभी वाहन का संतुलन बिगड़ने से अनियंत्रित होकर देवरिया बाजार के खंबे में वाहन जा टकराई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी के सुल्तानपुर की, जहां सुल्तानपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां एक जीवित इंसान को मृत घोषित कर दिया गया, जिस परिवार में मातम पसरा हुआ है। जब परिवार शव लेकर घर आए तो उसे बर्फ पर रखा गया, लेकिन अचानक शव के ऊपर पड़ी चादर में हरकत हुई तो घर वाले हैरत में पड़ गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, जिसके बाद तत्काल पड़ोस के डॉक्टर बुलाए गए और चेकअप किया गया तो पल्स और ऑक्सीजन लेवल दोनों ही ठीक था। रोते हुए परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और तत्काल एम्बुलेंस बुलाई गई और बर्फ से उठाकर उस व्यक्ति को इलाज के लिए लखनऊ ले जाया गया। हालांकि करीब 7 घंटे बाद रोगी की मौत हो गई। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस कौशल ने कहा है कि अभी मामले को संज्ञान में लिया जा रहा है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों के द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है कि कोई व्यक्ति थे जिनकी चिकित्सालय में आकर के मृत्यु हो गई थी। बाद में परिजनों ने बताया कि शायद वो जीवित थे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अगर जीवित होते तो उनको चिकित्सालय लाना चाहिए था। मुझे जो लगता है मुझे कि ऐसा हुआ होगा कि मरने के बाद, मृत्यु के बाद जो है हाथ पैरों में अकड़न होती है, जिससे कि कई बार उंगलियों में हरकत हो सकती है, या लिम्स जिसको हाथ पैर है उसमें भी कई बार हरकत होती है, जिसको कि लोग जानता हुआ ये समझ लेते हैं कि अभी शायद वो मृत्यु नहीं हुई।
मुझे ऐसा लगता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चैत्र मास शुक्ल पक्ष में होने वाले नवरात्र मेले के दौरान माता विंध्यवासिनी के धाम में किए गए तंत्र मंत्र साधना के बाद परंपरा के अनुसार विंध्याचल धाम का शुद्धिकरण गंगा जल से किया गया। मान्यता है कि गंगा जल से मंदिर का शुद्धिकरण करने से और भूत प्रेत की विदाई करने से दुष्ट आत्माओं से मुक्ति मिलती है। माता रानी की विशेष पूजा अर्चना कर कोरोना महामारी से मुक्त दिलाने के लिए भी लोगों ने प्रार्थना की। आपको बता दें कि हर घर से एक भक्त गंगा के पवित्र जल को घड़े में भरकर मंदिर के समस्त देवी देवताओं के अभिषेक में शामिल हुए। भक्तों ने मंदिर को धोने के साथ ही पूरे धाम की साफ सफाई भी की। घड़ाभिषेक हर बार लाखों घड़ाभिषेक होता था, लेकिन इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ के जनवासी से आग्रह निवेदन किया था कि हर परिवार से एक ही लोग माँ का घड़ाभिषेक में शामिल हों, जिस कारण से हर परिवार से एक ही लोग इस बार माँ का घड़ाभिषेक कर रहे हैं। जो महामारी कोरोना महामारी फैला हुआ है, इसको देखते हुए हम लोगों ने भगवती के चरण में महापूजन का आयोजन किया है, जिस कारण कोरोना काल में कोरोना से महामारी से विजय पाया जा सके। तो कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम की यात्रा रद्द कर दी है। सरकार के इस फैसले से मैक्सी टैक्सी चालकों और व्यापारियों को धक्का लगा है और उन्होंने इस 4 धाम यात्रा को फिर से शुरू करने की मांग उठाई है। उत्तराखंड मैक्सी टैक्सी महासंघ के संरक्षक संजय चोपड़ा ने कहा है कि राज्य में कोविड-19 की महामारी भी एक चुनौती से कम नहीं है। ऐसी चुनौती के साथ साथ उत्तराखंड वासियों का पर्यटन व्यापार कैसे संचालित हो, इसके लिए राज्य सरकार को चिंता करने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि 2019 में उत्तराखंड हरिद्वार ऋषिकेश में ट्रेनों का संचालन मरम्मत कार्यों की वजह से बंद कर दिया गया था और उस वक्त से अब तक उत्तराखंड 4 धाम यात्रा संचालित न होने की वजह से आज उत्तराखंड का ट्रांसपोर्ट और पर्यटन उद्योग पूरी तरीके से बर्बादी की कगार पर खड़ा हो गया है। इसके लिए सरकार को 4 धाम की यात्रा शुरू करने का पुनर्विचार करना चाहिए। हमारे उत्तराखंड की यूनियन है, चाहे वो हमारे संयुक्त रोटेशन है, चाहे मैक्सी टैक्सी है, ट्रैवल व्यवसायी हैं, सब लोगों को संगठित करके, सब लोगों को आमंत्रित करके एक टीम का गठन होना चाहिए और टीम में चाहे वो ऑनलाइन ही हो उस पर, और हमारे जो है विचारों के आदान प्रदान होने चाहिए। कोई रास्ता ऐसा निकलना चाहिए ताकि हमारे लोगों का, तमाम लोगों का व्यापार संचालित हो सके और हम अपनी जीविका को संचालित कर सके अपने परिवार। तो रामनगर में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। रामनगर के ग्रामीण क्षेत्र मालधन में कोरोना वैक्सीन लगाने का कार्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालधन में किया जा रहा है, जहां अभी तक 944 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगा दी जा चुकी है। वैक्सीन लगवाने के लिए भारी संख्या में जनता स्वास्थ्य केंद्र तो पहुंच रही है, लेकिन स्टाफ की कमी के चलते जनता को स्वास्थ्य केंद्र से मायूस होकर घर लौटना पड़ रहा। उत्तराखंड के रामनगर की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां संक्रमण की बढ़ते रफ्तार को देखते हुए अब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग घर से वैक्सीन लगाने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि जितनी तादाद में लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच रहे हैं, स्टाफ की कमी है और स्टाफ की कमी के चलते सभी लोगों का वैक्सीनेशन नहीं किया जा रहा है। जैसा कि लगातार कोरोना का संक्रमण रामनगर के अंदर बढ़ता जा रहा है, पर डे 40 से 50 मरीज 60 मरीज तक पॉजिटिव आ रहे हैं और कोरोना का ग्राफ रामनगर में इतनी तेज़ी से बढ़ना चिंता का विषय है। और लगातार स्वास्थ्य केंद्र विभाग की तरफ से भी लगातार कोशिश की जा रही है कि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। आज हम मौजूद हैं मालदन के स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ पे वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अभी वैक्सीनेशन कराया है। आइए उनसे जानते हैं कि मतलब कितनी बार वैक्सीन लगवा चुके हैं अभी तक, ये पहली बार उन्होंने वैक्सीन लगवाई है। सर, स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज़ चैनल में। सर, आपने जो वैक्सीन लगवाई है, सर आज पहली वैक्सीन लगी है आपको या दोबारा वैक्सीन लगवाई है? मेरी आज सेकंड डोज है और पहली डोज जब मैंने लगाई थी तो मुझे 2 दिन बुखार रहा, हल्का बुखार रहा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं रही। मेरा सभी लोगों से निवेदन है, क्षेत्रवासी से, कि सब लोगों को कोविड-19 का डोज लगाने चाहिए। जिस स्तर से ये आज पूरे दुनिया में फैल रहा है और रामनगर में तो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसलिए सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है कि
डोज जरूर लगानी। आज हम मौजूद हैं मालदन के स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पे वैक्सीकरण का कार्य किया जा रहा है। हमारे साथ मैडम मौजूद हैं, ये जानते हैं उनसे कि अभी तक जो वैक्सीन कितने लोगों को लग चुकी है और वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया क्या है। मैम स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज़ चैनल में। जी मैम, ये जानना चाह रहे थे कि जो वैक्सीकरण यहाँ पे किया जा रहा है, अभी तक कितने लोगों को वैक्सीन लग गई? ये 944 लोगों को लगी है अब तक। इसकी जो लगाने की जो प्रक्रिया है, उनको डायरेक्ट आता है लगाने के लिए, तो उसको लगाई जा रही है, रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ ऐसा कुछ रजिस्ट्रेशन किया जाता है पहले, तब लगाई जाती है। तो अभी जैसे लोगों के अंदर एक भय बना हुआ है कि वैक्सीन को लेकर के, कि वैक्सीन से लगाने से नुकसान हो रहा है, तो उस तरीके की जो बातें फैली हुई है जनता के बीच में, उसको लेकर के क्या कुछ ऐसा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि जनता को समझाना पड़ रहा हो, उनको एक्सप्लेन करना पड़ रहा हो कि वैक्सीन लगवाइए, इसमें कैसी कोई दिक्कत नहीं है? जी, उनको समझाना पड़ रहा है। अभी तक तो डर ही रहे हैं लोग, अब धीरे धीरे आ रहे हैं। तो अभी कितने समय से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है? ये 23 मार्च से चल रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि 23 मार्च से यहाँ पे वैक्सीनेशन का काम चालू हुआ है और 900 कुछ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। लगातार वैक्सीन का कार्य जोरों पर है, क्योंकि कोरोना महामारी जो है लगातार अपने पैर पसारने में लगी हुई रामनगर के क्षेत्र में, और उसको देखते हुए वैक्सीनेशन का काम जोरों पर है। कैमरा पर्सन के साथ लोकमंच के लिए SM साहिल की रिपोर्ट। खबर हरिद्वार से, जहां जिले के शराब कारोबारियों का कहना है कि अगर राजस्व माफ नहीं हुआ तो वो कर्जे में डूब जाएंगे और आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ेगा। शराब कारोबारियों ने इस संबंध में जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा है और मांग की है कि उन्हें राजस्व में छूट दी जाए, नहीं तो कारोबारी भूखमरी की कगार पर आ जाएंगे। उत्तराखंड के रुड़की की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां शराब कारोबारियों ने राजस्व में छूट की मांग की है और अगर राजस्व में छूट नहीं दी गई तो आत्महत्या करने की भी कारोबारियों ने चेतावनी दी। जिलाधिकारी जी से हमारी मुलाकात हुई, उसका कहना ये था कि उन्होंने ये बात शासन में रखी और हमारा पूरा सहयोग किया जाएगा। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसका निर्णय 2 से 3 दिन के अंदर दे दिया जाए और जो नगर निगम सीमा से बाहर की दुकान है उन्हें 7 बजे तक 4 बजे तक खोलने के लिए अनुमति दी गई है और जो नगर निगम सीमा के अंदर की दुकान है वो पूर्ण रूप से बंद रहेगी। मिलान सभी को कि जो हमने अपनी बात रखी, सारी दुकान बंद हो रही है कोविड-19 के चलते हुए, इसमें तो हमें राजस्व की छूट मिल जाए, राजस्व हमसे माफ़ किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जो नगर निगम की दुकानें हैं उनमें राजस्व में छूट मिलेगी। दूसरी बात हमने अपनी रखी टाइम की, कि हमारा जो टाइम है, इस टाइम को जो हम जितने घंटे की हम दुकान सुबह 10 से लेकर रात को 10-11 बजे का टाइम मिलता है, उस टाइम में हमें 2 बजे बंद करनी पड़ रही है, 4 बजे। तो सब चीज़ों को हमने समक्ष रखा है ताकि हम कम से कम जितने घंटे काम करें उतने घंटे के जितने घंटे दुकान चल रही है, जो माल का उठाना उस पर। तो टिहरी जिले में जहां कोरोना संक्रमण के मामले लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर चंबा क्षेत्र में रेड क्रॉस के तहत चल रही कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान हो रही परेशानियों से ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था और प्रशासन की लापरवाही के कारण आम लोगों को बहुत से समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। फिनिक्स NGO की कार्यकर्ता का कहना है कि वो लोग सुबह 6 बजे से ग्रामीण की सूची बना रहे हैं, जिनमें 200 से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन भी करवाया गया, लेकिन 140 लोगों को ही वैक्सीन लग पाई, जिससे अन्य लोग काफ़ी परेशान हैं और बिना वैक्सीन लगे उन्हें घर ही जाना पड़ा है। अच्छा, वो कह रहे इधर जाओ, दूसरा कह रहे इधर जाओ, और ये कल के नंबर कल भी ये कह देंगे तो कैसे होगा? अच्छा, गाड़ी मिल नहीं रही है, किराया दे दो, 500-500 रुपये किराया दो, तो क्या करें हम? और जानबूझे वैक्सीन हो कम ले जा रही है, तभी तो पब्लिक को चूल्हे बना रही है। अभी एक आदमी बोल रहा और अपने मुँह पे ऐसा खड़े हो। तो यहाँ पे जब 6 से 7 बजे के बीच 200 से 250 लोग यहाँ पे जमावड़ा हो रहा है, ठीक है, हम लोग उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स है वो लोग आ रहे हैं 9 के बाद वो आके कह रहे हैं कि वैक्सीन की जो है शॉर्टेज है, कमी है, 140 8 डोजेज है केवल। तो हमने अगर 200 लोगों का नाम लिख रखा है तो 140 के ही लगने हैं ना, बचेंगे 60, वो लोगों को फिर वापस जाना पड़ेगा, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं ना।
आज विकासनगर नगर पालिका के सफाई कर्मचारी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पाठशाली मामला मान्यवर यह है कि इस टाइम कोरोना काल की सेकंड मांग को लेकर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नगर पालिका प्रशासन पर आरोप लगाते हुए सतीश पाठशाली ने पूछा कि कोविड-19 की दूसरी लहर अपने चरम पर है। सफाई कर्मचारी अपनी जान दांव पर लगाकर काम कर रहे हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन की तरफ से सफाई कर्मचारी को सुरक्षा किट जैसे मास्क, सैनिटाइजर, साबुन तक नहीं उपलब्ध कराया गया। चल रही है, पूरा देश कोरोना से इस टाइम भयभीत है और हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे जो भाई हैं, शहर को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। नगर पालिका उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम संगठन के अध्यक्ष होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि सफाई कर्मचारी को उनको प्रोटेक्शन दिलवाऊँ। तो आज मैंने ज्ञापन दिया और ज्ञापन में गुहार लगाई अधिशासी अधिकारी से कि हमारे कर्मचारियों को सुरक्षा किट प्रदान करें, जैसे सैनिटाइजर, साबुन, मास्क, ग्लव्स और पीपी किट, क्योंकि छिड़काव का कार्य भी हमारे कर्मचारी कर रहे हैं। तो मेरी आज ये मुख्य मांग है, उस बारे में मैंने ज्ञापन दिया है। तो कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन का आईटीआई पुलिस सख्ती से पालन कराती हुई दिख रही है। आपको बता दें, ऐसा देखा गया है। काशीपुर एसएसपी प्रमोद कुमार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सड़कों पर खुद एसएसपी प्रमोद कुमार लॉकडाउन का पालन कराते हुए दिखाई दिए। उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 के नियमों का पालन करें, मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाने की भी उन्होंने अपील करी और साथ ही हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोने के लिए भी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण फैल रहा है, सैनिटाइजर का छिड़काव भी किया जाए। कोविड-19 के नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए चालान काटे और पुलिस सड़कों पर चेकिंग और पेट्रोलिंग करते हुए भी नजर आई। जैसे कि जिलाधिकारी महोदया द्वारा 26 अप्रैल से और 3 मई तक जो है 7 से 12 बजे के बाद जो है कंप्लीट जो है कर्फ्यू लगा दिया गया है। उसी के संबंध में जो है पुलिस के द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में बॉर्डर चेकिंग भी की जा रही है और साथ ही साथ जो हमारे इंटरनल एरियाज़ हैं वहाँ टिकट लगाकर जो है चेकिंग की जा रही है। और पब्लिक से यही अपील और यही आग्रह किया जा रहा है कि देखिए, बेवजह घर से ना निकलें, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, क्रिटिकल ना हो कोई चीज़ें, तो घर से बाहर ना निकलें, घर पे ही रहें। ये अपील की जा रही है, समझाया भी जा रहा है और जो लोग नहीं मान रहे हैं तो उनके विरुद्ध चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। तो चमोली में गुरुवार को 2 छात्र ट्यूशन के बाद लापता हो गए थे, जिसके बाद देर रात तक घर नहीं लौटने के बाद परिजनों ने उन्हें खोजने की शुरुआत की। बताते चले कि अनुमान के साथ पिंडर नदी में नहाने गए कक्षा 8वीं के 2 छात्र प्रियांशु नेगी और राजेंद्र सेनवाल की नदी में डूबने की आशंका जताई जा रही थी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत से गहरे तालाब में शुक्रवार को करीब 11 बजे एक छात्र राजेंद्र सोनवाल का शव मिलने की पुष्टि हुई। मौके पर मौजूद पुलिस, एनडीआरएफ और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई करने के साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। दोपहर गोताखोर टीम के पहुंचने से दूसरे छात्र की भी तलाश जारी है। इसमें हमने रात को भी काफ़ी, जब तक हमें टाइम था तब तक हमने काफ़ी सर्च किया तो कल सफलता नहीं मिली। अभी करीब आधा घंटा पहले एक बॉडी मिली है जो अभी थोड़ी यहाँ से 200 मीटर आगे मिली है। उसके बाद अभी हमारे काफ़ी देर से गोताखोर भी आ चुके हैं और ये भी जो है टाइम लगा के सर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक दूसरी बॉडी भी हमें नहीं मिल पाई। गोताखोर का दिशा देखिए, अभी मतलब ये क्लियर नहीं है कि बॉडी यहाँ से आगे बढ़ी है या यहीं दबी है, तो वो सर्च करके पता चलेगा। तो ये कंप्लीट जब गोताखोर हमें बता देंगे कि ये इस जगह नहीं है बॉडी, तो उसके बाद ही आगे हम जा पाएंगे। तो कोरोना महामारी के चलते उत्तराखंड सरकार द्वारा चारधाम यात्रा को स्थगित किए जाने का निर्णय लिया गया है। चारधाम यात्रा को स्थगित किए जाने को लेकर राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय को बद्रीनाथ धाम के पुजारियों ने स्वागत किया। धाम के पुजारी पंकज टिमरी ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते चारधाम यात्रा स्थगित किए जाने को लेकर हम सभी पुजारी इसका स्वागत करते हैं। बद्रीनाथ धाम के पुजारी पंकज टिमरी ने यह भी कहा कि हम सभी तीर्थयात्रियों से आग्रह करते हैं कि कोरोना महामारी में सभी लोग अपने अपने स्थानों पर ही रहें। धाम के कपाट तय समय पर ही खोल दिए जा रहे हैं और हम देश की सुख शांति के लिए बद्रीनाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं। जय बद्रीश्वर। श्री बद्रीनाथ डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत राज्य सरकार के द्वारा कोरोना महामारी के चलते अग्रिम आदेशात्मक चारधाम यात्रा को स्थगित किए जाने के निर्णय का स्वागत करती है। इस आपातकाल में हम सभी तीर्थयात्रियों से आग्रह करते हैं
कि वह सुरक्षित रहें और अपने स्थानों पर रहें, और सभी भक्तों और श्रद्धालुओं को विश्वास दिलाते हैं कि भगवान बद्री विशाल की पूजा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, विधि विधान के अनुसार नित्यक्रम से की जाती रहेगी और सभी भक्तों के मंगल और कल्याण की हम कामना भगवान बद्री विशाल से करते हैं। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।